जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इसे हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये टेस्ट जो है 30 अप्रैल को एप्लीकेशन पे करवाया गया है, क्योंकि हम लोग अभी कुछ पीछे हैं। जो ये मतलब इस मंथ का टेस्ट ख़त्म होते होते हम लोग कवर कर ही लेंगे पूरा का पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है। पहले पीडीएफ सॉल्व कर लिया कीजिए खुद से, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमाशय के भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की उत्तक पाई जाती है? तो अमाशय के भीतरी दीवारों पर जो है स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक पाई जाती है। कैसा? स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक पाई जाती है। और मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ इसके साथ। आहार नाल के वे हिस्से जहाँ अवशोषण एवं श्रवण का कार्य होता है, वहाँ भी स्तंभाकार उत्तक पाया जाता है। वहाँ भी कौन सा उत्तक पाया जाता है? स्तंभाकार उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति से जब दहन होता है तो ज्वाला का रंग पीला होता है। ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मोमबत्ती में क्या होता है पता है कि उसमें ऑक्सीजन जो है ना भरपूर नहीं मिलता है। उसके ज्वलन में ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें कार्बन के छोटे छोटे अंश रहते हैं मोमबत्ती में। तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो ज्वाला होता है उसका रंग पीला होता है। और नेक्स्ट, अगर ज्वाला का रंग नीला है तो इसका अर्थ है कि ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा है। अगर ज्वाला का मतलब रंग जो है वो नीला है तो गैस का फ्लेम देख लीजिए, गैस चूल्हा जो होता है उसका फ्लेम देखिए, तो आप देखिएगा नीला पाइएगा, क्योंकि उसमें जो है ना ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रहा होता है। तो एक और दो दोनों सही है। अवतल दर्पण से वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु का सही स्थान होगा। तो वस्तु का सही स्थान होगा वक्रता केंद्र पर। क्या होगा? वक्रता केंद्र पर। लैकुनी नामक संस्थान का संबंध किस मानव उत्तक से है? यहाँ पे संस्थान थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, संस्थान नहीं होना चाहिए। लैकुनी नामक संस्थान नहीं होगा, संरचना। क्या होगा? संरचना लिख दीजिए। हाँ, संरचना चल जाएगा, संरचना ठीक है। लैकुनी नामक संरचना का संबंध किस मानव उत्तक से, मतलब किस मानव उत्तक से? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक से। और आपको पता होगा संयोजी उत्तक के अंतर्गत अस्थि और उपास्थि दोनों आते हैं। तो ये जो है अस्थि उपास्थि में लैकुनी नामक संरचनाएं पाई जाती है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, इसका मतलब ये विलयन जो है वो क्षारीय है। विलयन जो है क्षारीय है, इसलिए जो है लाल लिटमस पत्र को वो नीला कर दे रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे? नीले लिटमस को लाल करने के लिए उसमें अम्ल मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? अम्ल। वो भी थोड़ा बहुत अम्ल से नहीं होगा, देखिए, क्योंकि पहले से ये क्षारीय है, तो क्षारीय में अगर थोड़ा बहुत अम्ल मिलाते हैं, मतलब इसके बराबर ही अम्ल मिला देते हैं, तो ये तो उदासीन हो जाएगा। उससे अधिक अम्ल मिलाना पड़ेगा, और वैसे भी बोला जा रहा है किसे अधिक मात्रा में मिलाना पड़ेगा, तो अम्ल को मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें सोडियम कार्बोनेट है, ये तो क्षारीय होता है। चूना जल जो है क्षारीय होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि अम्लीय होता है। इसे अधिक मात्रा में मिला के हम नीले लिटमस को लाल कर सकते हैं। फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? आपको पता है कि फ्यूज तार के लिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाली तार होना आवश्यक है। तो प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक निम्न होना यानी कम होना चाहिए। ऐसे गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोसोम एक छोर पर स्थिर रहता है तथा इसमें एक ही भुजा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग टीलोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। और इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। गुणसूत्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होते हैं मेट्रासेंट्रिक, एक होते हैं सन बोलिए या सब बोलिए, क्या बोलना है? सब बोलिए, सही रहेगा। सब मेट्रासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऊपर से नीचे जब भी आएंगे तो वो वर्ग होगा, यानी 18 वर्ग होते हैं। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। इनमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। ऑप्शन पर ये तत्वों की संयोजकता घटती है, बिल्कुल गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि तत्वों की संयोजकता जो है वो बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, ये सही है।
आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, हाँ आयनन ऊर्जा का मान घटेगा और तत्व का धात्विक गुण बढ़ेगा। एक हीटर पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उससे 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। हीटर के कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। V बराबर आई आर के फॉर्मूला पे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको V और I दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है 220 वोल्ट और I दिया हुआ है 4 एम्पियर। बस वही निकालना है, R निकालना है तो 220 बटा 4 कर दीजिए, 55 ओम हो जाएगा इसका R। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी मिसाइल उत्पादन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो निजी मिसाइल उत्पादन केंद्र जो अवस्थित है वो तेलंगाना में अवस्थित है और यह जो है इजराइल की सहायता से बनाया गया है। निजी मिसाइल उत्पादन केंद्र का मतलब है कि प्राइवेट मिसाइल उत्पादन केंद्र, लेकिन सरकार जो है इसके पीछे बहुत सारे प्रतिबंध लगा के रखती है कि आप मिसाइल तो बना सकते हैं लेकिन बेचने का जो भी होगा वो हम बेचेंगे, इसका उपयोग जहाँ भी होगा वो हम करेंगे। मतलब कि सिर्फ वो बनाने के भागीदार हैं निजी कंपनियाँ, बाकी उसका उपयोग से लेके उसे बेचना जितनी भी कार्य होगी उसकी मिसाइल की वो सब सरकार करेगी। पादप प्लवक हैं, पादप प्लवक जो हैं वो हैं एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी शैवाल, और मैं आपको बता दूं ये जलीय शैवाल है, इस बात का ध्यान रखिए। कैसे शैवाल है? जलीय शैवाल। पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन जो हैं एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जलीय शैवाल हैं। और इसी में एक क्वेश्चन आता है जू प्लैंक्टन, क्या आता है? जू प्लैंक्टन जो होते हैं एक कोशिकीय जलीय प्रोटोजोआ, क्या होते हैं? एक कोशिकीय जलीय प्रोटोजोआ, जू प्लैंक्टन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Na+ में Na की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो Na+ में Na की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट गलत है। ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे त्याग हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। अगर पॉजिटिव जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, अगर नेगेटिव जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कम नहीं, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब दोनों विपरीत लिखा हुआ है यानी दोनों गलत है, तो ना तो एक ना तो दो सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर द्रव में कोई अकार्बनिक पदार्थ घुलता है तब द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर द्रव में कोई अकार्बनिक पदार्थ जो है घुलता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। अगर द्रव में कार्बनिक पदार्थ घुला रहता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण में जल में विखंडन के समय इनमें से कौन सा तत्व जरूरी है? मैग्नीज जरूरी है। गैसों के लिए P समानुपाती 1/v सही है, तो P समानुपाती 1/v सही है स्थिर ताप पर। किस पे सही है? स्थिर ताप पर, और यह जो है बॉयल के नियम से संबंधित है। एक ऊंची मीनार से शून्य गति से फेंका बॉल 2 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी ये निकालना है ना। देखिए इसमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात देखिए कि ऊंची मीनार से शून्य गति पे फेंका गया, मतलब अब मन में आएगा शून्य गति से कैसे फेंका जाएगा? कुछ नहीं है, ऊपर जाके सीधा हाथ से छोड़ दिया गया है, उसमें कोई बल नहीं लगाया गया, हाथ से छोड़ दिया गया है। तो यू जो है मतलब प्रारंभिक वेग वो 0 दिया हुआ है और टाइम आपको 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड रखना है और एच हमको निकालना है, बस इतना सा काम है। इसका एक फॉर्मूला है, एच बराबर यानी हाइट निकालना है तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू का मान 0 है तो यू और टी हो गया 0, फिर हाफ इंटू हो जाएगा 10 और टी 2 इंटू 2 क्या कि 2 सेकेंड दिया है, 2 2 कट गया, यानी 20 मीटर जो है इसकी हाइट है मीनार की। इसका आंसर क्या होगा? 20 मीटर। समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं कॉपी में सॉल्व करके दूंगा तो और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा और समझ में भी आएगा। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? देखिए संख्या के आधार पर पूछा जा रहा है तो एक फल वाले वृक्ष की मतलब पिरामिड कैसा होगा, तो वो जब भी होगा तो उल्टा ही होगा। लेकिन एक इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम का पूछ रहा है, इसमें सिर्फ एक वृक्ष का पूछ रहा है इसलिए उल्टा हो गया, लेकिन पूरा इकोसिस्टम का पूछ लेता ना तो वो जो है सीधा हो जाता। उसी इकोसिस्टम उसी वातावरण का पूरा पूछ लेता तो वो सीधा होता, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गए संख्या के आधार पर यानी संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार पिरामिड। क्या होता है? जीव भार पिरामिड, जो है ना स्थलीय में सीधा होता है, मतलब स्थल पे सीधा होता है और जलीय में उल्टा होता है, जीव भार पिरामिड। और तीसरा पिरामिड होता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, चाहे वो कहीं भी हो हमेशा सीधा होगा।
हाँ, आपको मैं बता दूँ, टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए अभी जस्ट कोई ज्वाइन किए, आप लोग को जुड़ जाना चाहिए। और सभी जो है PDF के लिए जुड़ते हैं, और वहाँ पे क्विज़ भी चलते रहता है समय से। सुबह में 10 बजे करंट अफेयर्स, रात में 8 बजे घटना चक्र, और 9 बजे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का क्विज़ चलता है अपने टेलीग्राम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक हैं, तो डीकन विधि में जो प्रमुख उत्प्रेरक है वो है CuCl2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुप्रस्थ तरंग का गमन गैसीय माध्यम में नहीं हो सकता है, तो अनुप्रस्थ तरंग का गमन जो है वो गैसीय माध्यम में नहीं हो सकता है। ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका गमन जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों की ऊपरी परत पे होता है, ना कि इंटरनल परत पे। और गैसों में अनुदैर्ध्य का गमन संभव है, बिल्कुल ये भी गलत है। ठीक है, तो दोनों, एक सेकेंड, नहीं सही है, दोनों सही है। ठीक है, पहला तो सही हो ही गया था, और गैसों का मतलब गमन संभव है, हाँ, एक और दो दोनों सही है इसमें। ठीक है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग जो है वो ठोस, द्रव, गैस के ऊपरी परत पे गमन करता है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों के निचली परत पे गमन करता है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में धारणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात इसमें आपको जानना जरूरी है, धारणीय ऊर्जा क्या है। धारणीय ऊर्जा स्रोत जो है ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसका इस्तेमाल करने पर वह कभी घटेगा नहीं, जैसे हो गया सौर ऊर्जा। ये इसका इस्तेमाल हम कितना भी कर लेंगे घटेगा नहीं, तो उसे बोलते हैं धारणीय ऊर्जा उत्पादन या धारणीय ऊर्जा स्रोत। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की आवश्यकता है क्योंकि, तो इसकी आवश्यकता इसलिए कि भारत में यूरेनियम की कमी है, जिसकी वजह से धारणीय ऊर्जा का अधिक उत्पादन करना बहुत ही जरूरी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जैसे ही दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आ गई, आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा, अग्नाशय। फिर भी हम लोग ऑप्शन और पढ़ेंगे। इसका रस एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से स्रावित होता है, इसे क्षारीय होता है। अग्नाशयी रस जो होता है वो विशेष प्रकार का कोशिका से स्रावित होता है और क्षारीय भी होता है। ठीक है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर तो अग्नाशयी होगा। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar310 नेक्स्ट है, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन डैश विभव से डैश विभव की ओर चलते हैं। देखिए चालक तार की बात की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिए। किसकी बात की जा रही है, चालक तार की बात की जा रही है। तो चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोकस कीजिएगा अभी। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नीचे से ऊंचे यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करेगी। इलेक्ट्रॉन किधर गमन करेगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन की चर्चा की जा रही थी, इसका आंसर बी होगा। लेकिन इसमें अगर आपसे पूछ लेता कि विद्युत धारा, चालक तार में मुक्त विद्युत धारा डैश विभव से डैश विभव की ओर चलते हैं, तो वो जो है उच्च से यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा चलते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का हमेशा विपरीत होता है विद्युत धारा। निम्न में से कौन लिपिड और एस्ट्रॉइड के कोशिका में निर्माण और परिवहन से संबंधित है, तो ये कौन से हो जाएंगे बताइए। ये हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण के मान से अधिक होता है, तो लोटनिक घर्षण का मान जो है वो सर्पी घर्षण के मान से अधिक नहीं बल्कि कम होता है। और आगे है चरम घर्षण, मतलब लिमिटिंग घर्षण जो है स्थिर घर्षण का महत्तम होता है। ये जो है सही, केवल दो सही। सांद्र H2SO4 के किसी पृष्ठ पर फैलने पर इसे तुरंत ही निम्न की सहायता से साफ कर दिया जाता है। तो इसे साफ किया जाता है किसकी सहायता से बताइए। इसे साफ किया जाता है ठोस BaCl2 द्वारा। प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, मूंगफली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सजीव बिना एंजाइम के जीवित नहीं रह सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। सजीव जो है बिना एंजाइम के जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सजीव में श्वसन, पाचन, बाकी जो भी अन्य क्रियाएं हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, और ये सभी क्रियाएं जो है एंजाइम की सहायता से ही हो सकती है। तो बिना एंजाइम की सहायता से ना ही श्वसन कर पाएंगे ना ही पाचन कर पाएंगे, तो सजीव जीवित नहीं रह पाएंगे। दूसरा है विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। विषाणु में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, क्योंकि विषाणु जिस स्थान पर रहते हैं, जिस मानव शरीर में रहते हैं या फिर जहाँ भी रहते हैं, उसका एंजाइम उपयोग कर लेते हैं अपने लिए। तो एक और दो दोनों सही है। हाँ, उपयुक्त विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग कीजिए। 2 का रीडिंग करना है, कुछ नहीं है इसमें, एक आसान सा काम है इसमें। 2 का रीडिंग 2
200 1 गुना 200 मतलब 200 वोल्ट इसका आंसर होगा। नहीं समझ में तो नहीं आया होगा। नहीं आया तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन कुछ नहीं है इसका। अगर एक का रीडिंग करने के लिए कहता तो भी आई जो सिर्फ भी मतलब कितना वोल्ट दिया हुआ है और कितना एम्पियर दिया हुआ है उसका गुना करना होता है और कुछ नहीं। 100 वोल्ट का कहता तो 100 एम्पियर इसका आंसर होता, मतलब 100 वोल्ट इसका आंसर होता और कुछ नहीं इसमें। CH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। समाचार पत्रों में पढ़ा है चर्चा में रहने वाला SAAW क्या है? SAAW का फुल फॉर्म क्या है पहले ये बताइए। SAAW का फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। और इसका वजन जो है वो 100 kg और मारक क्षमता भी इसका 100 किलोमीटर तक है। यह स्वदेशी निर्मित गाइडेड बम है। क्या है? स्वदेशी निर्मित गाइडेड बम। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आयोडीन 123 थायराइड उपचार सही है। सोडियम 24 रक्त अतिक्रमण सही है। फास्फोरस 32 बिल्कुल गलत है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर पता लगाने में सही। फास्फोरस 32 जो है मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, किसमें? मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, तो यही गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लिया जाए। दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण ही उत्तल दर्पण का इस्तेमाल सड़क के अंधे मोड़ पर किया जाता है। ये पॉइंट जो है सही है। दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो स्ट्रीट लाइट लगा होता है, जो रोड पे लाइट लगा होता है, उसमें जो लेंस लगे होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं, मतलब उत्तल दर्पण लगे होते हैं। ये पॉइंट भी सही है। इसलिए सही है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो प्रकाश को जो है वो फैलाता है। प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। लेकिन अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश को एकत्रित करता है, एक जगह पे एकत्रित कर देगा, ठीक है। इसलिए गाड़ी के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश को विस्तृत क्षेत्र में फैला देने के गुण होने के कारण अवतल, देखिए प्रकाश को विस्तृत क्षेत्र में सिर्फ उत्तल दर्पण फैला सकता है, अवतल दर्पण नहीं। इसलिए ये गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है। ऐसा क्यों? 1 सेकेंड। ऐसा ऐसा इसलिए होता है ना, देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ है कि जो वृक्ष होते हैं उसके छाल के साइड मतलब इंटरनल पार्ट जो है वो छील के हटा दिए जाते हैं और उसी के थ्रू जो है ना जो भी खाना बनता है पत्ती में वो जड़ तक पहुंचता है और वो उसका रास्ता ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मरने लगता है, ठीक है, यानी सूखने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है जिसकी वजह से सूखने लगती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एल्केन CnH2n+2 सही है। एल्किन CnH2n सही है। एल्काइन CnH2n-2 तीनों सही है, इनमें से सभी सही है। अच्छा पूछ रहा है सुमेलित नहीं है तो इनमें से सभी सुमेलित है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक बिजली के चूल्हे में 200 वोल्ट विभवांतर आरोपित होता है। चूल्हे का प्रतिरोध 50 ओम है। 1 kg पानी का ताप 30 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा? ये इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है जो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आंसर बता देते हैं। लगभग 6 मिनट इसका आंसर होगा। सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा पर्सनल में या फिर ग्रुप में कर दीजिएगा तो फिर भी डाल देंगे बना के। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग हो जाएगा आपका खसरा। जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग खसरा नहीं है। बाकी प्लेग, डिप्थीरिया और टाइफाइड ये सभी जीवाणु जनित है और खसरा जो है वो विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित रेडियोएक्टिव पदार्थों में से किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? यूरेनियम 238 की। यूरेनियम 238 का अर्ध आयु जो है ना, मतलब अर्ध आयु जो है 4.5 बिलियन वर्ष। कितने? 4.5 बिलियन वर्ष। एक मनुष्य 50 सेंटीमीटर से कम दूरी तक अवस्थित पुस्तक के अक्षरों को साफ साफ नहीं पढ़ सकता है, इसके चश्मे का पावर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर से कम दूरी उसे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इसे जो है दूर दृष्टि दोष है, मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष है। और आपको पता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर यानी 2 डायोप्टर प्लस में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो EMG जो है, देखिए EEG मस्तिष्क के लिए सही है, EOG आँख के लिए सही है, ECG हृदय के लिए सही है, EMG कान के लिए यही गलत है। EMG का प्रयोग जो है ना वो क्या है? मांसपेशी के लिए, मांसपेशी रोग को देखने के लिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु तथा विषाणु दोनों ही सूक्ष्म जीव हैं। चलिए तो सही है। जीवाणु कोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं जबकि विषाणु अकोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं, ये भी सही है। जीवाणु फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। विषाणु फिल्टर पेपर के पार नहीं, जीवाणु जो है फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो पाते, विषाणु आर पार हो जाते हैं, तो ये हो गया गलत आपका। इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो केवल 3 जो है वो सही नहीं। 3 मोल ऑक्सीकरण अणुओं का ऑक्सीजन 3 मोल ऑक्सीजन अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? तो 16 16 दूनी 32 हो गया आयनन, और 32 दिया 96 96 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के कानों को ध्वनि सुनने में कैसा लगेगा, यह किन बातों पर निर्भर करता है? तारत्व पर भी, प्रबलता पर भी, और टिम्बर यानी गुणता पर भी। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य के कंकाल से जुड़ी पेशी आरेखित पेशी है, इसमें ऐच्छिक गति होती है। सही है, हाँ सही है। रेखित पेशी में संकुचन व प्रसार मानव के इच्छाधीन नहीं है, ये भी सही है। 1 और 2 सही है। इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, मैं शायद गलत बता दिया हूँ। इसमें थोड़ा सा डाउट है, 1 सेकेंड फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। मनुष्य के कंकाल से जुड़े पेशी आरेखित पेशी, देखिए सही में हम गलत बता रहे थे, आरेखित पेशी नहीं होगा। मनुष्य के कंकाल से जो जुड़ी हुई पेशी जुड़ी हुई होती है वो रेखित पेशी होती है, ना कि आरेखित पेशी। ये गलत हो गया। रेखित पेशी में संकुचन व प्रसार मानव के इच्छाधीन नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेंगे, सब पता चल जाएगा। चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है, सही है। यह अवस्था ठोस, द्रव, गैस तीनों से भिन्न है, ये भी सही है। इस अवस्था में पदार्थ अत्यधिक ऊर्जावान, आयनीकृत, तेजी रहते हैं। 1 और 2 3 तीनों सही है। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? माइक्रो 10⁻⁻6 सही है। टेरा 10⁻12 सही है। फेम्टो फेम्टो हो जाएगा आपका 10⁻−15, क्या हुआ 10⁻−15 होना चाहिए था, तो यही गलत है। और पिको 10⁻−12। हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ मनुष्य के शरीर में किस रोग के दौरान बनता है? तो मनुष्य के शरीर में मलेरिया रोग के दौरान जो है हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ बनते रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही है? पदार्थ के द्रव अवस्था की आकृति निश्चित होती है किंतु आयतन निश्चित नहीं होती है। कौन सा एक सही है पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया। ठोस पदार्थ का घनत्व पदार्थ एवं गैसीय अवस्था की तुलना में नगण्य है, ये भी गलत है। पदार्थ की गैसीय अवस्था में संपीड़ितता का गुण मौजूद होता है, हाँ गैस को जो है संपीड़ित कर सकते हैं, ये सही है। केवल 3 जो है वो सही है। रक्त को मानव शरीर का एक बार परिभ्रमण करने में कुल कितना समय लगता है? तो रक्त को मानव शरीर का एक बार परिभ्रमण करने में कुल 23 सेकेंड लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर होगी। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पहले दे दिया जाता है, पीडीएफ पहले सॉल्व कर लिया कीजिए, उसके बाद अगर आप वीडियो सोल्यूशन देखते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।